दोस्तों, जिस टॉपिक की चर्चा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जामिनेशंस को लेकर के। दोस्तों, इसी को ध्यान में रख करके मैं ये टॉपिक आपके बीच में लेकर के आया हूं। दोस्तों, मैंने कोशिश किया है कि इस टॉपिक को आपके सामने पूरी तरह से क्लियर करने का, इसलिए इसमें पूरी चीज़ों को मैंने रखने का प्रयास किया है। दोस्तों, जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं वह है भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान या उपबंध या अनुच्छेद। जो संविधान में शिक्षा के संबंध में बातें कही गई, अनुच्छेद के द्वारा, प्रावधान के द्वारा संशोधन हुआ, जितना भी जो संविधान संशोधन हुआ शिक्षा को लेकर के, उन सभी की चर्चा इस वीडियो में मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आपको अंत तक देखना चाहिए अपने एग्जामिनेशंस को ध्यान में रख करके। आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाला इस तरह का अनेक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये आपसे एक एक्सपेक्टेशन मेरा होता है कि आप लाइक जरूर दें। भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान पर सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 का। इसमें कहा गया है दोस्तों, विधि के समक्ष समता या समानता। विधि मतलब कानून। तो इसमें भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाएं तथा उस पर एक समान ढंग से लागू करें। यह कहा गया है, इसका तात्पर्य यही है। और साथ ही दोस्तों, शिक्षा के संदर्भ में यही प्रावधान लागू होते हैं। यानी क्या लागू होते हैं कि शिक्षा के समक्ष भी समता या समानता का प्रावधान होगा, यानी शिक्षा का जो कानून है उसके समक्ष भी समता या समानता को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। बात करेंगे अनुच्छेद आर्टिकल 15(3) का, जिसमें स्त्री शिक्षा के बारे में है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 15 विधि के समक्ष समता के अधिकार के बारे में, अर्थात विधि के लिए सभी नागरिक बराबर हैं और जात पात धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये 14 में भी यही बातें थी, लेकिन दोस्तों ऐसा था कि 14 पूरी तरह से क्लियर नहीं करता समता या समानता के अधिकार को, इसीलिए इसे बढ़ा करके आर्टिकल 18 तक ले जाने का प्रयास किया गया था, ये विधि के समक्ष समता या समानता के अधिकार के बारे में। तो अनुच्छेद 15 में क्या है कि समता के अधिकार के बारे में ही हमें आगे बताता है, जो बात अनुच्छेद 14 में शुरू होती है, अभी मैंने आपको बताया, उसे अनुच्छेद 15 आगे बढ़ाता है। अनुच्छेद 15 जो है समता के अधिकार को विस्तृत विवरण देता है दोस्तों। अब बात करते हैं, हम लोग 15(3) की बात कर रहे हैं। मैंने 15 की बात इसलिए इसमें रखी है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो 15(3) जो है उसके अनुसार यदि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा रहे हैं तो अनुच्छेद 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। जो अनुच्छेद 15(1) और 2 में चीज़ें हैं वो जो समानता के बारे में बात है, लेकिन अगर इसमें महिलाओं और बच्चों के स्पेशल प्रोविज़न बनाए जा रहे हैं शिक्षा को लेकर के और दूसरे प्रावधानों को लेकर के, तो उसमें 15 वैसे उसे नहीं रोक सकता। जैसे महिला आरक्षण या शिक्षा या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, इसमें ये जो विधि के समक्ष समता के बारे में बात होती है वहाँ इस चीज़ को नहीं रोका जा सकता। यूँ तो सभी नागरिक समान हैं, लेकिन महिलाओं एवं बाल विकास के लिए उठाए गए विशेष कदम में अनुच्छेद 15 जो है दोस्तों वो बाधा नहीं है। तो ये बातें हैं अनुच्छेद 15(3) में स्त्री शिक्षा को लेकर के। अब एक सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों 21A या 21 का कहें, 21(1) कहें, इसमें बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। ये जिसमें राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा, ऐसी बातें कही गई।
कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना होगा और ये राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। और ये कब हुआ दोस्तों? तो 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये 21A जोड़ा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे बात करते हैं। तो साथ ही यह एक संशोधन यह भी किया गया, एक संशोधन तो ये आप देखिए कि इस एक को जोड़ा गया। एक और क्या किया गया कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह माता पिता या अभिभावक के रूप में 6 से 14 आयु वर्ग के अपने बच्चों एवं आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। ये तो निःशुल्क की बात हुई। अब ये बातें कही गई माता पिता या अभिभावक के लिए कि 6 से 14 आयु वर्ग के अपने बच्चों अथवा आश्रितों को शिक्षा का अवसर यानी अपॉर्चुनिटी देना, ये उनका दायित्व होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 की। इसमें क्या कहा गया है? तो राज्य को सिर्फ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना का निषेध। अब इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य निधि से सहायता प्रदान करने वाली किसी भी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो राज्य है वो अपने द्वारा अपने निधि से जिससे सहायता प्रदान कर रही है, खास करके कौन? तो शिक्षण संस्थान, बाकी को नहीं, सिर्फ शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 29A और 29B के बारे में, जिसमें शिक्षा संबंधी क्या प्रावधान है। तो देखिए इसमें क्या है कि 29A की बात सबसे पहले करते हैं। तो भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये 29A में है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है? विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी मार्ग के निवासी नागरिकों से संबंधित हो। तो अब है अनुच्छेद 29B। तो 29B क्या कहता है? तो नागरिकों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का अधिकार, इसमें किसी तरह का रोक नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि राज्य निधि से सहायता प्रदान प्राप्त करने वाली किसी भी शिक्षण संस्थानों में किसी नागरिक को केवल इस आधार पर रोका नहीं जाएगा, क्या? तो धर्म, जाति, भाषा या इसमें से कोई और के आधार पर रोका नहीं जाएगा। ये जो है दोस्तों 29B में है। 29A में क्या है कि भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा भारत के नागरिकों को। और 29B में क्या है? तो उन्हें शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तो ये 29A और 29B में जो भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान है, उसके अंतर्गत मैंने आपको बातें बताई हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आप बात करते हैं भारतीय संविधान में जो शिक्षा संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 30 के बारे में। 30A और B जो पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्गों पर आधारित है। तो 30A क्या कहता है? तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। यह अल्पसंख्यक वर्गों को दिया गया अधिकार है जिसमें उन्हें अपनी शिक्षा संस्थान और उसका प्रशासन चलाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30A के तहत। इसका मतलब यही है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। वो उसी तरह से देगा जिस तरह से बहुसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों को अनुदान प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 30B क्या कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में? तो शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग का है। ऐसा किसी भी तरह का विभेद नहीं करना राज्य को जिम्मेदारी दी गई है। किसके तहत? अनुच्छेद 30B के तहत। तो अनुच्छेद 30A और 30B की जो चर्चा मैंने किया वो पूरी तरह से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा के ऊपर है। किस मामले में? शिक्षा के मामले। अब दोस्तों शिक्षा संबंधी जो प्रावधान अनुच्छेद 45 है उसमें क्या कहा गया है? तो देखिए इसमें कहा गया है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर
6 से 14 आयु वर्ग के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करे। ये बातें कही गई है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। इसमें देखिए क्या हुआ है कि सन 2002 में संविधान में 86वां संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 45 में यह परिवर्तन किया गया कि सभी राज्य बच्चों को जब तक कि वो 6 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा। दोस्तों, इसी के तहत आंगनबाड़ी जो केंद्र वगैरह खोले गए, उसी के आधार पर ये 6 वर्ष की आयु प्राप्त ना कर ले, उस समय तक जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है बालवाड़ी आंगनबाड़ी वगैरह केंद्रों पर, वो इसी के आधार पर दी जाती है। 86वां संशोधन अनुच्छेद 45 में जो परिवर्तन हुआ। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? तो देखिए, अनुच्छेद 46 जो है वो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित है। उनके शिक्षा को लेकर के, बाकी हितों को भी लेकर के अनुच्छेद 46 संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्गों के शिक्षा, उनके आर्थिक हित, बुद्धि तथा शोषण से रक्षा का प्रयास करना है। ये बातें अनुच्छेद 46 में की गई है। तो ये शिक्षा के उपबंध में मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति और जो दुर्बल वर्ग हैं उनके बारे में शिक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 46 में अंकित है। दोस्तों, अब भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधान में आगे चर्चा करते हैं अनुच्छेद 343 की। दोस्तों, इसमें संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, इसकी चर्चा है। क्वेश्चन आता है कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 350 क्या कहता है? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, यह अनुच्छेद 350 में अंकित है। मैंने आपको जब बहुत सारे शिक्षा समितियों के बारे में बताया है, तो उसमें स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा समिति या स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा समिति, सबका जोर था मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देना। दोस्तों, आज जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत भी इस बात पर विशेष जोर दिया गया है। यह अनुच्छेद 350 में वर्णित है। अनुच्छेद 351 में क्या है? तो देखिए, हिंदी भाषा को प्रोत्साहन तथा प्रचार प्रसार करना, यानी हिंदी भाषा के लिए जो उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके, उसका प्रचार प्रसार हो सके, इन बातों का जिक्र अनुच्छेद 351 में है। दोस्तों, इस बात पर भी चर्चा जरूरी है कि जो पहले शिक्षा थी वो किस सूची में थी और जो समवर्ती सूची में लागू की गई तो कब किया गया? तो देखिए, प्रारंभ में शिक्षा राज्य सूची में थी। जब देश को आज़ादी मिली उस समय जो शिक्षा को रखा गया उसमें राज्य सूची में रखा गया, लेकिन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तब से दोस्तों, शिक्षा की जो व्यवस्था करना केंद्र और राज्य सरकार दोनों का दायित्व है। और जब भी शिक्षा को लेकर के बात होती है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस पर बात करते हैं। बहुत से चीज़ों में जो हिस्सेदारी होती है वो लगभग 60-40 का जो रेशियो चलता है वो 60% केंद्र देती है, 40% राज्य चलाती है। इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। तो ये जो है इसलिए होती हैं क्योंकि ये समवर्ती सूची में शामिल हुआ 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। दोस्तों, ये थे शिक्षा संबंधी कुछ प्रावधान जो आपके एग्जामिनेशंस को लेकर के मैंने तैयार किया, आपके बीच में लाया, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सपोर्ट करने वाला है। इससे अनेक क्वेश्चंस बनेंगे और जब मैं आपके बीच में इससे रिलेटेड MCQ लेकर के आऊँगा तब आप उसका आंसर बहुत आराम से दे पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।